स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अरविंद में। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की वैकेंसी आ चुकी है और जिसमें 3435 पोस्ट हैं, जो कि काफ़ी लंबी वैकेंसी है और काफ़ी लंबे दिनों के बाद आई है। तो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो सब इंजीनियर सीरीज़ जो कि हमारे चैनल पर चल रही है, और इस सीरीज़ में ऑलरेडी हमने इस सीरीज़ की 26वीं वीडियो है, उससे पहले 25 वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी आ चुकी हैं। और हर वीडियो अलग अलग टॉपिक पर है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और मध्य प्रदेश एमपी जीके, इन सभी टॉपिकों पर वीडियो है। और हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना नॉन टेक पोर्शन पे। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर में 2 सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन जो कि टेक्निकल होता है, दो सेक्शन होते हैं, टेक्निकल 100 और नॉन टेक्निकल 100 नंबर तक। हमारे चैनल पर नॉन टेक्निकल की 100 नंबर की प्रिपरेशन कराई जाती है, जिसका हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 अचीव करना, जो कि हम उसी पर्पज़ के लिए वीडियो बनाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 40 MCQ करेंगे, और जो 40 MCQ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो उससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, और साथ ही आपको या अपने दोस्तों से भी शेयर करना ना भूलें। अबाउट मी माई सेल्फ अरविंद यादव एंड हियर इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर। कोई भी डाउट हो पढ़ाई से जैसे कि कौन सी टेस्ट सीरीज से, चाहे बुक से, कौन सी बुक से पढ़ें जिससे प्रिपरेशन अच्छी हो, या गाइडेंस में इश्यू हो, या हम अपने 60 दिनों की प्रिपरेशन कैसे और कितने अच्छे वे में करें, इसके लिए किसी भी तरह के डाउट के लिए आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपके क्वेरी का रिप्लाई मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन और सारे अच्छे क्वेश्चनों का पता चल जाए। तो आइए हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, और पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है, और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के नाम से भी मनाया जाता है। और इसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है? तो 136 पोजीशन पर है। और इसमें कितने कंट्री पार्टिसिपेट किए? तो 146 कंट्री पार्टिसिपेट किए। और 146 कंट्री में लास्ट पोजीशन कौन रहा? तो लास्ट पोजीशन अफ़गानिस्तान कंट्री रहा। 145 पोजीशन पर कौन रहा? तो लिबनान कंट्री जो कि रहा। उसके अलावा फर्स्ट नंबर पर कौन रहा? तो फर्स्ट नंबर पर फिनलैंड कंट्री रहा। तो फर्स्ट नंबर पर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में फर्स्ट नंबर पर फिनलैंड रहा, और भारत 136 पोजीशन पर इंडिया रहा। तो अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को। 20 मार्च को एक और दिवस मनाया जाता है, जिसका नाम है विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके अलावा अगर इसके आसपास के डे की बात करें, जैसे 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं 22 अप्रैल की बात करें तो 22 अप्रैल को अर्थ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके अलावा 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो इन्वायरमेंटल डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इन्वायरमेंटल डे के रूप में 11 जुलाई को कौन सा डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? तो 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके अलावा हम 28 फरवरी की बात करें तो नेशनल साइंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल साइंस डे। और नेशनल साइंस डे किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो नेशनल साइंस डे सीवी रमन ने इस दिन रमन इफेक्ट की खोज की थी, इसलिए सीवी रमन ने कब खोज की थी? तो 1930 में रमन इफेक्ट की खोज की थी, और उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था साइंस के क्षेत्र में। तो 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। उसके अलावा 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को यूथ डे मनाया जाता है। और यूथ डे किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके अलावा 15 मार्च को मिलिट्री डे के रूप में मनाया जाता है। उसके अलावा 25 जनवरी को वोटर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें 30 जनवरी को, तो 30 जनवरी को हम मनाते हैं कुष्ठ रोग दिवस के रूप में, यानी कुष्ठ रोग दिवस के। उसके अलावा हम इसे शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी की डेथ हुई थी। उसके अलावा अगर हम 2 फरवरी को बात करें तो 2 फरवरी को हम
आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। आर्द्र भूमि दिवस क्यों मनाया जाता है? तो 2 फरवरी 1971 को रामसर में सम्मेलन हुआ था और इस दिन तो इसलिए आर्द्र भूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। और भारत में फर्स्ट वेटलैंड भूमि कौन थी? तो चिल्का झील थी। उसके अलावा इस तरह से सभी डे होते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च को। संपोषित विकास तहत कौन सा देश विश्व खुशहाली इंडेक्स में प्रथम स्थान है? यानी विश्व खुशहाली दिवस में कौन सा कंट्री पहले नंबर पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है फिनलैंड। और जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि फर्स्ट कंट्री जो कि फिनलैंड है और 146 कंट्री पार्टिसिपेट की थी। इंडिया की पोजीशन 139 है। क्लाइमेट डायस्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्लाइमेट डायस्टर नामक पुस्तक के लेखक हैं बिल गेट्स। और बिल गेट्स कौन है? तो बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। माइक्रोसॉफ्ट जो कि चिप बनाई है और एक कंप्यूटर कंपनी है और इसके फाउंडर हैं बिल गेट्स। उसके बाद मार्क जुकरबर्ग कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के फाउंडर हैं। और फेसबुक का नाम क्या चेंज करके कर दिया गया है? तो मेटा नाम कर दिया गया है। मेटा का मतलब क्या होता है? वर्चुअल वर्ड होता है मेटा का नाम। उसके बाद जेफ बजाज जिनकी स्पेस एजेंसी है। एलन मस्क कौन है? तो एलन मस्क की टेस्ला कंपनी है जो कि मोटर व्हीकल और बैटरी वाली कारें बनाती है, टेस्ला कंपनी। विश्व हंगर इंडेक्स 2020 में भारत के नीचे किस देश की रैंकिंग दी गई थी? तो विश्व हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग अफगानिस्तान के नीचे दी गई थी। और 2021 विश्व ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग किस पोजीशन पर? 101 पोजीशन पर है। किस देश द्वारा सर्वप्रथम हाइपरसोनिक मिसाइल नाम का ट्रिस्कान जो कि जिसकी गति 8 मैक है का परीक्षण किया? और 8 मैक का परीक्षण किया किस देश ने? तो इसने रसिया ने किया। और रसिया की कैपिटल कहाँ पे है? तो रसिया कैपिटल है मॉस्को। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन रसिया के। अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? तो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं उसके अलावा अमेरिका के कौन से नंबर प्रेसिडेंट है? तो अमेरिका के 46 नंबर के प्रेसिडेंट इस समय हैं। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी। प्रेसिडेंट कौन है? तो रामनाथ कोविंद। उसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट कौन है भारत के? तो वेंकैया नायडू। और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जो कि रसिया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 6 नंबर के क्वेश्चन पर। भारत के किस प्रोग्राम के तहत बच्चे युवा वैज्ञानिकों को वैज्ञानिक का दर्जा प्राप्त कर लेते हैं? तो यूथ वैज्ञानिक कार्यक्रम इसरो द्वारा। तो इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। तो युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम इसरो द्वारा। किस राज्य में अखिल भारतीय आयुर्वेद योग प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान की स्थापना की गई है? तो इसकी स्थापना गोवा में की गई है। और गोवा कब आज़ाद हुआ था पुर्तगाली से? तो पुर्तगाली से 1970 में आज़ाद हुआ था। उसके बाद महाराष्ट्र जो कि जिसके मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और कैपिटल है मुंबई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और कैपिटल है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। उसके अलावा उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और देहरादून में वन अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर भी है। नोबेल शांति पुरस्कार 2002 में यूएनओ द्वारा किसे दिया गया? तो यूएनओ द्वारा विश्व फूड कार्यक्रम FAO को दिया गया। FAO को दिया गया फूड कार्यक्रम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इटली में है। उसके बाद वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी कहाँ पे है? तो वाशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका में है। भारत में रोमियो सी डॉग किस देश से खरीदा
गया। भारत में रोमियो डिस हॉक किस देश से खरीदा गया? तो 9th क्वेश्चन का आंसर है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से रोमियो हार्ट डीकॉक खरीदा गया। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई? तो वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान की स्थापना जो कि 1942 में हुई थी। और 1942 में और क्या हुआ था? तो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में ही हुआ था। तो भारत में औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना 1942 में हुई थी। उसके बाद मानव शरीर में किस ग्रंथि का संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो शरीर की उत्तेजना से है अधिकृत ग्रंथि, अधिकृत ग्रंथि से शरीर की उत्तेजना से है। जीएसएलवी के बारे में असत्य कथन है। तो जीएसएलवी क्या होता है? जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिसके बारे में है एक असत्य कथन है। तो असत्य कथन क्या है? यह 200 टन से अधिक भार के उपग्रह को पृथ्वी से 3600 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थापित करता है, जो कि एक गलत है। यह उपग्रह के विषुवत रेखा के सीधे स्थापित करता है, ये बात सही है। यह अपना कार्य 3 चरणों में पूरा करता है, ये भी सही है। इसमें क्रायोजेनेटिक इंजन का प्रयोग किया जाता है, तो ये 4th पॉइंट भी सही है। निम्न कथनों में कौन सा असत्य है? निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है? तो ये रोहिणी श्रृंखला के 4 उपग्रह हैं। रोहिणी श्रृंखला के सभी उपग्रह भारतीय उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं। तो 13 का करेक्ट आंसर है रोहिणी श्रृंखला की सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किए जाते हैं। उसके बाद थुम्बा चुंबकीय रेखीय रॉकेट प्रमोशन केंद्र कहाँ पे? थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रमोशन केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है केरला में। और केरल जो कि एक तटीय राज्य है, जो कि भारत के जैसे तटीय राज्य है, यहाँ पे केरल पड़ता है। तो लोअर पॉइंट पर केरल पड़ता है। तो थुम्बा चुंबकीय रॉकेट लॉन्च प्रमोशन केंद्र जो कि केरल में है। आर्यभट्ट प्रक्षेपण कब किया गया था? तो आर्यभट्ट प्रक्षेपण जो कि आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को किया गया था। आर्यभट्ट प्रक्षेपण 19 अप्रैल 1975 को किया गया था। निम्न में से कौन से कथनों में असत्य है? तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, यानी कौन सा कथन रंग है? तो भारत, इसमें रंग कथन कौन है? तो मंगल पर जाने वाला भारत 5वां देश बना। तो मंगल पर जाने वाला भारत 5वां देश बना, ये गलत है। उसके बाद भारत एक ही अवलोकन के लिए प्रायोगिक उपग्रह था, ये बात सही है। एसएलवी रोहिणी उपग्रह में RS कोन की स्थापना की गई। एसएलवी में भारतीय प्रायोजिक उपग्रह प्राइमेशन का यान है। तो यानी ये सब सही है, लेकिन जो कि सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। तो हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता कितनी होती है? तो हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है O2 के लिए। भारत में कुल खाद्य उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर? भारत का कुल खाद्य उत्पादन विश्व के कौन से पोजीशन पे है? तो ये दूसरे पोजीशन पर आता है। खाद्य उत्पादन में भारत 2nd पोजीशन पर आता है। उसके बाद आते हैं भारत के कुल खाद्य उत्पादन में कितने प्रतिशत खाद्य प्रसंस्करण किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है 10। भारत में कुल खाद्य उत्पादन का प्रसंस्करण किया जाता है, जो कि 10 आंसर इसका करेक्ट होता है। उसके बाद कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? तो ये है मूंगफली की उन्नत प्रजाति होती है। सेब के फल को लाल रंग का कारण क्या है? सेब के फल का लाल रंग का कारण क्या है? तो सेब के फल का लाल रंग का कारण है एंथ्रोनिन जो कि लाल रंग का होता है। कैरोटीन किस में होता है? तो गाजर में होता है। उसके बाद स्पाइसी टिश्यू एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम को किस प्रजाति का निर्यात कुप्रभावित होता है? यह है स्पाइसी टिश्यू एक गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की किस प्रजाति को निर्यात कुप्रभावित होता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अल्फांसो इसका करेक्ट आंसर होता है। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में केसर उत्पादन किया जाता है यहाँ पे। उसके अलावा काली मिर्च का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? तो काली मिर्च का उत्पादन जो कि
केरल में किया जाता है। उसके अलावा दार्जिलिंग चाय कहाँ पे होती है? तो दार्जिलिंग चाय जो कि वेस्ट बंगाल में होती है। उसके बाद कटर्नी राइस कहाँ पे होता है? तो बिहार में होता है। उसके बाद अल्फांसो आम कहाँ पे होता है? तो अल्फांसो आम महाराष्ट्र में होता है। हरित क्रांति के फल स्वरूप गेहूं के प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक था। हरित क्रांति के फल स्वरूप गेहूं के प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड था, जो कि 2222 किलोग्राम था। निम्नलिखित में से किस फसल को उत्तर प्रदेश का सर्व प्रमुख उत्पादक बना? किस फसल को उत्तर प्रदेश का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य बना? तो किस फसल को उत्तर प्रदेश का सर्व प्रमुख उत्पादक फसल बना? तो इसका है गेहूं। मध्य प्रदेश चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश का चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश का चावल अनुसंधान केंद्र, तो ये है बड़वानी में। और भारत का चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो भारत के चावल अनुसंधान केंद्र है कटक में। उसके बाद आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में है। उसके अलावा तम्बाकू अनुसंधान कहाँ पे है? तो तम्बाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री में है। उसके अलावा तो इसका मध्य प्रदेश चावल अनुसंधान केंद्र जो बड़वानी में है। उसके अलावा बालाघाट जहाँ पर कॉपर और मैंगनीज जो धातुएं जो काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तथा बालाघाट में वेनगंगा नदी बहती है। इसके अलावा बालाघाट में लांजी का फोर्ट जो कि फेमस है, लांजी फोर्ट फेमस है। इसके अलावा बालाघाट में एक बुद्ध टेम्पल है जहाँ पर विपासना यानी मेडिटेशन प्रोसेस किया जाता है। इसके अलावा बालाघाट में बांस उद्योग फेमस है। जबलपुर जहाँ मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट स्थित है, और यहाँ पर धुआंधार नर्मदा नदी बहती है जहाँ का धुआंधार जल प्रताप है। इसके अलावा इसकी यूनेस्को की 6 साइटें जैसे बैदा घाट, लमेटा घाट को नामित किया गया था। रायसेन जो भोपाल के पास में स्थित है, और रायसेन जिले में ही भीमबेटका की गुफाएं पाई जाती हैं। भीमबेटका गुफाएं तो मध्य प्रदेश के चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी में है। अवंती मेगा फूड पार्क कहाँ पे है? अवंती मेगा फूड पार्क कहाँ पे है? तो ये देवास में है। और होशंगाबाद में क्या है? तो होशंगाबाद में नर्मदा नदी बहती है, और होशंगाबाद का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? नर्मदापुरम कर दिया गया है। उसके अलावा उज्जैन किस रिवर के किनारे बसा हुआ है? तो ये शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर एक रिलीजियस प्लेस है, यहाँ पर कुंभ मेले के आयोजन भी किया जाता है। उसके बाद झांसी यहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई का एरिया है, और यहाँ पर झांसी रहती थी। तो अवंती मेगा फूड पार्क कहाँ पे है? देवास जिले में। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उद्यानिकी फार्म फॉरेस्ट्री संचालन का स्थापना कब की गई थी? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उद्यानिकी फार्म फॉरेस्ट संचालन की स्थापना कब की गई थी? तो 12 फरवरी 1982 को। इसके अलावा इस ईयर में एक और चीज़ की स्थापना की गई थी, नाबार्ड क्या है? तो नाबार्ड क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर बैंक रूरल डेवलपमेंट। तो ये कृषि के संबंधित में ये बैंक आता है। इसकी भी स्थापना 1982 में हुई थी, और ये किसके निर्देशन पर हुआ था? तो शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन पर हुआ था। तो शिवरमन कमेटी के निर्देशन पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है जो कि कर्नाटक है। और असम जो कि असम की कैपिटल है दिसपुर। कर्नाटक में सबसे अधिक चावल का उत्पादन कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो प्रोटीन अमीनो एसिड में बदल जाते हैं। अमीनो एसिड में प्रोटीन चेंज हो जाते हैं। उसके बाद ग्लूकोज
ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है ग्लूकोज का फार्मूला। और ग्लूकोज जो कि हमें एनर्जी देता है। और तो पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होता है अमीनो अम्ल। पेप्सिन बदल देता है, पेप्सिन देता है, तो पेप्सिन किसको बदल देता है, तो प्रोटीन को पॉलीएम्टाइड में, प्रोटीन को जो कि पॉलीएम्टाइड में बदल देता है। उसके बाद गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है अल्ट्रासाउंड के लिए। अल्ट्रासाउंड करके पता किया जाता है, गर्भाशय में अल्ट्रासाउंड करके पता किया जाता है। उसके बाद संकर सरसों यानी हाइब्रिड मस्टर्ड की उन्नत प्रजाति है, तो संकर सरसों की हाइब्रिड प्रजाति कौन सी है, तो इसकी प्रजाति है पूसा जय किसान। तो पूसा जय किसान इसकी हाइब्रिड प्रजाति है। एक वस्तु अधिक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इस प्रकार रखती है कि वो किस प्रकार की सतह से नहीं निकला जा सकता, तो इसका करेक्ट आंसर होता है ब्लैक होल। एक से अधिक वस्तु गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को इस प्रकार रखती है कि प्रकाश में उसी सतह से नहीं निकल सकता, तो इसका करेक्ट आंसर होता है ब्लैक होल। ऊर्जा संरक्षण का अर्थ है, ऊर्जा संरक्षण का अर्थ क्या है, तो ऊर्जा संरक्षण का अर्थ है ऊर्जा की उत्पादन को नष्ट नहीं किया जा सकता। तो ऊर्जा के उत्पादन किया जा सकता है पर नष्ट नहीं किया जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर होता है एनर्जी कैन नाइदर क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट मे बी कन्वर्ट वन फार्म टू अनदर फार्म। इसका जैसे कि हम पढ़ते थे ना, वर्क डन इक्वल टू W इक्वल टू फोर्स FD। तो एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट मे बी कन्वर्ट वन फार्म टू अनदर फार्म। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जो कि ऊर्जा को उत्पादन किया जाता है परंतु नष्ट नहीं किया जा सकता। ऊर्जा को एक फार्म से दूसरे फार्म में बस चेंज किया जा सकता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। AC को DC में बदलने के लिए उपयोगी है। AC को AC क्या होता है, तो अल्टरनेटिव करंट, और DC क्या होता है, डायरेक्ट करंट। तो AC को DC में बदलने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो रेक्टिफायर यूज किया जाता है। तो AC को DC में बदलने के लिए कौन सा चीज़ का यूज किया जाता है, रेक्टिफायर। AC को DC में बदलने के लिए हमें रेक्टिफायर का यूज किया जाता है। और AC मतलब अल्टरनेटिव करंट और DC मतलब डायरेक्ट करंट होता है। मनुष्य की आंखों का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो मनुष्य की आंखों का प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर बनता है। रेटिना पर मनुष्य की आंखों का प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर बनता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग घर्षण को कम करने में किया जाता है, तो निम्नलिखित में से किसका प्रयोग घर्षण को कम करने में किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होता है तेल, पाउडर, ग्रीस यानी ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर होता है। घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है तो ऑल ऑफ दीज। जैसे घर्षण क्या होता है, एक ग्रिप दूसरे की, जैसे एक स्मूथ प्लेस है, इस पर से एक फोर्स अप्लाई की जाती है तो ये फोर्स इसको अपोज करता है, इस प्रोसेस को हम घर्षण कहते हैं। जैसे एक बॉडी जा रही है दूसरी बॉडी अपोज कर रही थी, इस प्रोसेस को घर्षण कहते हैं। वायु प्रदूषण जो प्रकाश रासायनिक धुंध उत्पन्न करता है, वायु प्रदूषण में जो प्रकाश को रासायनिक धुंध उत्पन्न करता है तो ये कौन सा है, इस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, यानी CO2 CO कार्बन मोनोऑक्साइड और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड होता है जो वायु प्रदूषण को प्रदर्शित करता है। अवनीकरण का एक प्रभाव है। अवनीकरण का क्या प्रभाव है, तो अवनीकरण का प्रभाव है मरुस्थलीय वन्यजीवों का विलोपन और मृदा क्षरण, यानी उपरोक्त ऑल ऑफ दीज। अवनीकरण का प्रभाव होता है ऑल ऑफ दीज। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।